नमस्कार, मैं हूं रवीना टंडन। वक्त हो गया है गुड न्यूज टुडे पर आपको देश की बात सुनाने का। टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर और पुलिस वाले, ये वो लोग होते हैं जो अपने पेशेवर अंदाज से आम लोगों की जिंदगी को आसान और बेहतर बनाते हैं, सुरक्षित बनाते हैं। टीचर कठिन विषय को आसान बनाते हैं, डॉक्टर मुश्किल बीमारी का इलाज करते हैं, तो वहीं पुलिस वाले लोगों की सुरक्षा के लिए अपना फर्ज निभाते हैं। आज देश की बात में कुछ स्पेशल पुलिस वाले और टीचर्स की कहानियां लेकर आई हूं। पुलिस के एक ऐसे धाकड़ डीएसपी से जो अपने रियल लाइफ को रील लाइफ में जी चुके हैं। चंदौली जिले में तैनात डीएसपी अनिरुद्ध सिंह की पहचान रियल लाइफ में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर होती है और ऐसी ही भूमिका वो फिल्मों में भी निभा चुके हैं। अनिरुद्ध सिंह को उनकी पर्सनैलिटी की वजह से फिल्मों में भी पुलिस अफसर की भूमिका मिल चुकी है। अनिरुद्ध सिंह की जिंदगी के और भी आयाम हैं। वो पुलिस की ड्यूटी करने के साथ ही बेसहारा लड़कियों की शादी करवाने जैसे कई सोशल वर्क भी करते हैं। तुम्हारी ये गंदी सोच बहुत जल्द खत्म होगी क्योंकि देश बदल रहा है। नौकरी में आने के बाद ये महसूस हुआ कि वास्तव में पुलिस चाहे तो बहुत कर सकती है लोगों के लिए। एक बनारस में हत्या का केस था, उसमें बहुत व्यापार मंडल धरना प्रदर्शन कर रहा था, मतलब हर तरीके का लॉ एंड ऑर्डर भी डिस्टर्ब था। उस घटनाक्रम को मैंने खोला तो पूरा परिवार पकड़ के लिपट के मेरे से रोने लगा। और सुबह जब मैंने पेपर पढ़ा तो हेडलाइन निकली कि अनिरुद्ध सिंह ने रख ली खाकी वर्दी की लाज। तो वो एक मुझे अलग सी टैगलाइन लगी और मुझे उससे बड़ा प्राउड फील हुआ कि ये देखिए हमने किया तो ये बहुत ही अच्छा संदेश गया समाज में और उस केस के वर्कआउट होने से। मुख्तार का शूटर था, उसके साथ बहुत हॉट चेज एनकाउंटर हुआ जिसमें मैं और 2 पब्लिक के लोग मरते बचे थे। उनको गोली एग्जिट कर गई थी, मुझे भी एग्जिट कर गई थी पेट से। तो उसके बाद वो मारा गया क्रिमिनल। फिर मैं चंदौली ट्रांसफर आया इस डिस्ट्रिक्ट में, तो मेरी नक्सलियों से मुठभेड़ हुई जिसमें इंडिया का टॉप मोस्ट नक्सली उस समय का, अलग अलग स्टेट से उसके ऊपर रिवॉर्ड था। 47 हैंड ग्रेनेड रिकवर हुआ था और कई नक्सली पकड़े गए थे, मारा गया। उसमें मुझे आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला तो मैं जाके इंस्पेक्टर बना। दो गांव की महिलाएं थी और सारे पुरुष बावरिया प्रजाति के थे। वो अन्य स्टेट में डकैती डालते थे। तो हम जब वहां पहुंचे तो देखा मैंने कि महिला दारू बेच रही। तो हमारे यहाँ पूर्वांचल में ऐसा नहीं होता है। मैंने उसको स्टडी किया। तो मैंने जब भौगोलिक परिस्थिति उनकी और उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति तीनों को देखा तो हमें ये समझ आया कि कहीं ना कहीं व्यवस्था के शिकार हैं और हम इनको चाहते तो इस व्यवस्था से बाहर निकाल सकते हैं। हमने धीरे उनको सुविधाओं का लाभ देना शुरू किया। आप समझो उनके पास आधार कार्ड नहीं था। जब मैं आधार कार्ड बनवाने जाऊं तो सारे भाग जाते थे। हमने वहीं गांव में ही मशीन लगवा दी थी आधार कार्ड की। सारी योजनाओं का लाभ दिलाया, बच्चियों को मोटिवेट किया, उन्हें साइकिल दिलाया 60 बच्चियों को स्कूल के लिए। जो विधवाएं जिनके हस्बैंड मारे गए या किसी दुर्घटना का शिकार हुई उनको हमने भदोही के कालीन व्यवसाय में जोड़ा, उनको समूह में जोड़ा, सिलाई मशीन दी, किसी को भैंस लोन कराया, किसी को बकरी, किसी को पशुपालन में लगाया, किसी को मछली पालन में, किसी को टेम्पू ई रिक्शा, आप समझ लीजिए सिक्योरिटी गार्ड तक में भर्ती कराया और उन दोनों गांवों को हमने बदल दिया। ट्रस्ट हमारे पे बन गया। तो जब मैं पहुंचा सुबह तो यकीन नहीं मानोगे आप, कम से कम 2000 बर्तन जिसमें दारू बनाते थे वो लोग महिलाएं निकाल के बाहर रखी थी कि सर आप इसको ले जाओ, इसको बेच दो। अनिरुद्ध सिंह के फिल्मों में आने की कहानी भी कम फिल्मी नहीं है। वाराणसी में इंस्पेक्टर के तौर पर अनिरुद्ध सिंह तैनात थे और उन दिनों विनोद खन्ना की एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। क्राउड कंट्रोल करने के लिए अनिरुद्ध सिंह को बुलाया गया।
जब अनिरुद्ध सिंह वहां पर क्राउड कंट्रोल करने के लिए पहुंचे तो उनकी एंट्री भी किसी फिल्मी स्टाइल से कम नहीं थी और उनकी यही स्टाइल फिल्म के निर्देशक को भा गई। मैं जैसे ही उतरा, चश्मा वश्मा लगा के गाड़ी से उतरा, तो वो फिल्म की शूटिंग ही चल रही थी। जहां मेरी गाड़ी रुकी उतरा मैं, तो वो जैसे कहते हैं ना कि वो नेचुरल सी एंट्री हो गई डायरेक्टर के मॉनिटर में। और वो शॉट खत्म होने के बाद डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर रिक्कू जी प्रोड्यूसर थे और अशोक मुंशी जी, वो लोग पास आए, एक मीटिंग किया कि हम इसमें एक रोल क्रिएट कर रहे हैं, आपको करना है। मैंने उनको कहा यार मैं कहाँ रोल करूँगा, उन्होंने कहा नहीं करना है, पुलिस का कैरेक्टर आता है, कोई यहाँ अप्रोच करता है तो कर लेते हैं। मैंने गन्स ऑफ बनारस में किया, एक फिल्म तेलुगु की है डॉक्टर चक्रवर्ती, उसमें किया। भुज में था लेकिन वो एडिट हो गई फिल्म, उसमें सीन ही निकल गए हैं। और एक रेडलैंड वेब सीरीज है और एक अभी आने वाली है वेब सीरीज मिशन काशी, टेररिस्ट के ऊपर बनी है, उसमें भी पुलिस कैरेक्टर है। बिटिया की शादी की थी, उसका कितना बड़ा मैसेज था कि ऑल इंडिया से मेरे पास कम से कम 20 पुलिस वालों की शादी कराने की फोटोज आए हमारे पास कि जरूरतमंद को लोगों ने, तो एक मोटिवेट हुए वो लोग ना, कि इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि ये ऐसा भी हो सकता है। और बहुत सारे लोग बगैर दहेज के शादी करने के लिए आगे आए। अभी मेरे पास 3 लोग आए हैं, अच्छे लड़के हैं, शादी के लिए हम आगे कराने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समाज को आपका अगर अच्छा काम है, आप मैसेज दे सकते हैं, तो डेफिनेटली परिवर्तन आता है। मेरे भी बेटी नहीं है और मैं किसी गरीब बच्ची की शादी करना चाहता हूं कि ताकि मैं उसका भी कन्यादान कर सकूं, एक पिता का फर्ज भी निभा सकूं वो करके। तो दुर्गेश उस दिन से लग गए, उन्होंने एक ऐसा परिवार खोजा जो वास्तव में लेबर मजदूरी के काम करते थे और एक बगैर दहेज की शादी के लिए एक अच्छा लड़का मिल गया। तो एक सहयोग बना और वो एक शादी ऐसी हुई कि समाज में एक एग्जाम्पल सेट हुई, बहुत लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। आज की तारीख में अनिरुद्ध सिंह युवाओं के रोल मॉडल बने हुए हैं। युवा न सिर्फ इनके साथ सेल्फी लेते हैं बल्कि इनके बताए गए टिप्स को भी फॉलो करते हैं। जब मेरी पोस्टिंग थी तो बच्चे क्या करते थे, क्रिमिनल्स को फॉलो करते थे। तो हम लोगों को लगता था कि यार फिर हम लोग क्या हैं, अगर इनके आदर्श क्रिमिनल्स हैं तो हम लोग क्या हैं फिर। तो उस चीज को हमने धीरे धीरे कहीं ना कहीं यूपी कॉलेज या BHU विद्यापीठ, वहां से बच्चों को मोटिवेट करना शुरू किया। यहाँ पे भी करता हूँ कि वो आपके हीरोज नहीं है, असली हीरोज हम लोग हैं जो समाज के लिए करते हैं, एक अपना परिवार का त्याग करके करते हैं। और आप गलत रास्ते को या गलत को आप आदर्श नहीं बना सकते हैं। उनको समझाता भी हूँ, कुख्यात विख्यात प्रख्यात का अंतर भी, कि कुख्यात तुरंत हो जाओगे आप इनके साथ जाओगे, विख्यात होने में मेहनत लगती है, समय लगता है। तो एक समझाने का तरीका है जो बच्चों को आता है समझ, और जो पढ़ने वाले हैं वो डेफिनेटली आगे बनते हैं, प्रेरणा लेते हैं। अदरवाइज उनको गलत रास्ते पे जाने से रोकने का एक और मैं आपको तरीका बताऊं। कुछ लोग हमसे नाराज हो गए थे, एक राजस्थान में गैंगस्टर मारा गया, बहुत लोगों ने उसकी फोटो प्रोफाइल पे लगा ली अपने, ठीक, उसने कई पुलिस वालों की हत्या की थी। इसका क्या मतलब हुआ, वो किसी भी जाति से आता हो, क्यों मेरी जाति से क्यों ना आता हो, तो क्या हम उस क्रिमिनल को ग्लैमराइज करेंगे? तो फिर आपके आदर्श क्रिमिनल हुआ, मैं नहीं हुआ ना। ये चीज हम कहीं ना कहीं युवाओं को समझाने में सफल रहे हैं कि वो नहीं है, अच्छे काम करने वाले आपके आदर्श होने चाहिए, बुरे वाले नहीं। सर सीओ साहब तो यहाँ पे हमेशा आते रहते हैं और हमेशा नई नई टिप्स देते रहते हैं। वो बताते हैं कि कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, कानून व्यवस्था कैसे चलाना है, क्योंकि वो एक बड़े अधिकारी के लेवल पर कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको उनसे बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलती है। वो अभी बता रहे थे हाल ही में कि अभी GST के बारे में बताया हम लोग को कि GST क्या है, कैसे कार्य चलता है, कैसे प्रशासन चलती है, देश कैसे चल रहा है। तो अब हमको हमेशा कुछ न कुछ नई नई तरीके चीजें बताते हैं। बहुत टफ जॉब है, क्योंकि जितना हम करते हैं उसका हमारे ऊपर आरोप भी लगता है। तो इन सब चीज के बीच में एक पतली रेखा होती है, उसमें सच में बहुत टफ जॉब है, क्योंकि हमारी पारिवारिक लाइफ भी डिस्टर्ब रहती है, ना सुबह का पता ना शाम का। उसके पीछे हम किसी विभाग को दोष नहीं देंगे, क्योंकि कोई क्राइम बता के नहीं आता समय कि कब क्राइम होगा। जो क्राइम होगा तो मेरी ड्यूटी, हमारी जिम्मेदारी शुरू हो जाएगी।
ऑफिस टाइम के अतिरिक्त भी ये काम है कि जब अपराध होगा तो हमारी ड्यूटी शुरू हो जाएगी। वो डेफिनेटली टफ जॉब है। तो ये निकालना पड़ता है, समय मिलता नहीं है, किसी भी चीज के लिए समय नहीं है, सबका निकालना पड़ता है। मेरा मानना एक जीवन मिला है, जितना कर सको करिए। कहते थे ना कि नेपोलियन सोता नहीं था, वो घोड़े पे चलते भी सो लेता था। तो सो के बर्बाद करने से अच्छा है कि कम सो के ज्यादा काम करके जाओ। पुलिस वालों की छवि को आमतौर पर सख्त समझा जाता है। पब्लिक के बीच ये सोच होती है कि पुलिस वाले ज्यादा संवेदनशील नहीं होते। लेकिन आज मैं आपको मिलवाती हूं कुछ ऐसे पुलिस वालों से जो बेसहारा जानवरों के दर्द को महसूस करते हैं। ड्यूटी करने के साथ ही बेजुबानों के लिए एक आसरा चलाते हैं। लखनऊ में पुलिस वालों की इस टीम ने जानवरों के लिए एक शेल्टर होम बनाया है, जहां तमाम घायल बेसहारा जानवरों की देखभाल की जाती है। पेट लवर्स तो बहुत देखे होंगे जो अपने घर पर जानवरों को पालते हैं, प्यार दुलार करते हैं, पर शायद ऐसे बहुत कम ही लोग देखे होंगे जो उन आवारा पशुओं का ख्याल रखते हैं, उनका इलाज करते हैं और उनको जीवाश्रय देते हैं। ये कहानी है उन्हीं कुछ पुलिस वालों की जिन्होंने संगठित होकर शुरू किया एक जीवाश्रय और अब कर रहे हैं तमाम आवारा पशुओं की मदद जो पूरे भारत में अगर चोटिल होते हैं, भटकते हैं, उनका बसेरा बनता है जीवाश्रय। फिर इसमें चाहे गाय हो, फिर इसमें चाहे मोर हो, इसमें चाहे खरगोश हो या कुत्ते हो या बिल्लियां हो, जो भी जानवर चोटिल होता है या जो भी जानवर एक तरह से अबैंडन होता है, उसको वो यहाँ लाते हैं। ये जवान थानों में भी हैं, ये जवान एसटीएफ में भी हैं, ये जवान उत्तर प्रदेश पुलिस में जगह जगह पोस्टेड हैं, पर समय निकालकर इन बेजुबानों के लिए मसीहा बने हैं। आइए चलते हैं, आपको मिलवाते हैं इस जीवाश्रय से और दिखाते हैं कि आखिर ये मेन इन खाकी कैसे करते हैं इन जानवरों का ख्याल। आइए हमारे साथ। मैन इन खाकी जो बन गए हैं बेजुबान जानवरों के लिए देवदूत। हमारी मौजूदगी इस जीवाश्रय में है, जहां पर आप देखेंगे कि वो पुलिस वाले जो दिन रात ड्यूटी देते हैं, वो किस तरह से आवारा पशुओं के लिए समय निकालते हैं और उनको खाना खिलाते हैं। और अब अगर आप तस्वीरों से देखेंगे तो आपको यहाँ पर कई सारी गाय नजर आएंगी, जिसको आप देखेंगे जो मैन इन खाकी हैं वो उनको यहाँ पर फल खिला रहे हैं। चोकर भी यहाँ पर रखा गया है जो यहाँ पर गाय हैं वो खा रही हैं। और ये केवल गाय ही नहीं है, तमाम अन्य जानवर भी हैं जिनको लगातार ये लोग फीड करते हैं। मैं बात करूंगा इन ऑफिसर्स से, समझूंगा कि आखिर किस तरह से ये काम करते हैं और किस तरह से आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं वो अरुण सिंह हैं, एसटीएफ में इंस्पेक्टर हैं। अरुण जी, आपको मैं देख रहा हूँ काफी फल खिला रहे हैं, क्या मोटो है आप लोग का और इनिशिएटिव जो है क्या सोचकर आपने शुरुआत की और यहाँ करते क्या है? एक्चुअली हम कुछ फ्रेंड्स लोग हैं मिलके, जैसे स्ट्रीट एनिमल हैं, चाहे काऊ हैं, गाय, कुत्ता, व्हाटएवर स्ट्रीट डॉग, चाहे बिल्ली हो, बंदर हो, जो भी
जो इंजर्ड होते हैं, कहीं किसी जैसे बंदरों को करंट लग जाता है या कोई दुर्घटना में इंजर्ड हो जाते हैं या कोई गाय बीमार है, तो हमारे पास एक नंबर है, हम लोगों ने नंबर दे रखा है, उस पर लोग कॉल करते हैं तो हम लोग की जो टीम है वो जाती है, उनको रेस्क्यू करते हैं हम लोग और उनको ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट हमारा एक अलग हॉस्पिटल है, वहाँ पे करते हैं, फ्री ट्रीटमेंट करते हैं। उसका यहाँ ला के हम लोग उनको रखते हैं और तब तक रखते हैं जब तक कि वो पूरी तरह से हेल्दी नहीं हो जाए। पहले तो बताइए, दिन भर ड्यूटी में रहना, क्राइम सीन में जाना, मर्डर्स सॉल्व करना और फिर एकदम से यहाँ पर आना, क्या फील होता है? टफ है, थोड़ी जिंदगी टफ है, लेकिन फिर भी इन्हें देखते हुए इच्छा अंदर से इच्छा जागृत होती है कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए। और चूंकि हम लोग दिन भर रोड पे ही हम लोग रहते हैं, तो आए दिन ऐसे एक्सीडेंट होते रहते हैं, जिन्हें सर हमारे इंस्पेक्टर सर हैं, इनकी मदद से, और चूंकि ये हमारे टीम के लीडर हैं, तो इनके मार्गदर्शन में हम लोग लेकर यहाँ पे आते हैं। आप मेरे ठीक राइट हैंड पर देखेंगे, यहाँ पर एक गाय है जो चोटिल है, जिसका एक डॉक्टर यहाँ पर इलाज कर रहे हैं, और जो पुलिस वाले हैं वो भी यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इलाज किस तरह से हो रहा है, समझ रहे हैं मच्छर चोट की तरफ ना आए, उसका भी ख्याल करा जा रहा है। जो डॉक्टर हैं उनसे भी मैं बात करूंगा और समझूंगा कि आखिर किस तरह से यहाँ पर इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि किस तरह से आप लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं? हाँ, इसको चोट लगी है, शायद एक्सीडेंट हुआ होगा किसी गाड़ी से। हाँ, जो गहरी चोट है। तो किस तरह की आती हैं दिक्कतें, किस तरह की परेशानियां आती हैं, किस तरह की चोटें होती हैं, बीमारियां होती हैं, इनका आप लोग इलाज करते हैं? बीमारियों में जैसे आपका गला घोटू हुआ, इनमें हो जाता है, या जो है एफएमडी हुआ, जो फूड माउथ डिजीज बीमारी होती है, और एक्सीडेंटल भी आते हैं, जैसे ये आई है, उसके चोट है, काफी गहरी चोट है। लगभग कितने केसेस मिल जाते होंगे आपको? हाँ, लगभग डेली मिल जाते हो? हाँ, डेली 5-6 केस। करीबन 10 साल के पहले के आसपास हम लोगों ने, दोस्तों ने मिलकर एक इनिशिएटिव सोचा कि क्यों ना ये बेजुबान जो हैं, हम जिनके जीव हैं जो इंजर्ड हो जाते हैं, रास्ते में पड़े रहते हैं, बीमार हो जाते हैं, उनका क्यों ना एक कुछ ट्रीटमेंट का कुछ सिस्टम बनाया जाए। तो हम लोगों ने उस समय शुरुआत किया। उसी शुरुआत का आप देख रहे हैं, ये हम लोगों का 10 साल की मेहनत है। आज हम लोग जो है जहाँ से भी पूरे लखनऊ शहर में कहीं से भी हम लोगों को सूचना मिलती है कि पर्टिकुलर प्लेस पे कोई जानवर इंजर्ड हो गया है, एक्सीडेंट से इंजर्ड हो गया है या किसी और तरीके से इंजर्ड हो गया है, चाहे वो कोई भी एनिमल हो, गाय हो सकती है, कुत्ता हो सकता है, बिल्ली हो सकती है, बंदर हो सकता है, व्हाटएवर, हम उसको जो है अपनी टीम हमारी लेके आती है, हम उसको फ्री ट्रीटमेंट देते हैं अपने हॉस्पिटल में, फिर उसको यहाँ शेल्टर हाउस पे लेके आते हैं और यहाँ पे उसको देखभाल करते हैं जब तक कि वो पूरी तरह ठीक ना हो जाए। जब मैं पुलिस सर्विस में आया 2007 में, तो जब हम थानों में रहे तो हमें रोजमर्रा के जीवन में ये देखने को मिला कि सड़क दुर्घटना में बहुत से जानवर आए दिन घायल होते थे, खत्म हो जाते थे। तो इसको देख करके फिर हमारे दोस्तों ने, हम पुलिस के हमारे कई मित्र और हमारे यहाँ के लोकल मित्र लोग, हम लोगों ने एक दूसरे से डिस्कस किया इस चीज़ को लेकर के, और फिर ये हुआ कि इनके लिए कुछ किया जाए। तो उसी मोटिवेशन से हम लोगों ने जो धीरे धीरे ये रखा कि जो भी जानवर वगैरह घायल होते थे सड़क पर, तो उनके लिए एक डॉक्टर की टीम आदि वगैरह हम लोगों ने करके मैनेज करके और उनका इलाज का स्टार्ट किया। और उसी की ये देन है कि आज इतना बड़ा ये स्टेब्लिश कर पाए हम लोग। तो इसमें हम सारे जानवरों को, चाहे वो गाय हो, चाहे वो डॉग्स हो, चाहे कोई भी हो, जो भी हमें घायल, बीमार, या अक्सर होता है कि जो पालतू जानवर पालते हैं लेकिन घर में अच्छे से उसका देखभाल नहीं कर पाते हैं,
और क्रूएल्टी लेते हैं, तो उन सबको हम यहाँ पर लाते हैं और उनकी यहाँ पर अच्छे से देखरेख करते हैं। डॉक्टर की टीम है, उनकी डेली उनकी चेकअप वगैरह करते हैं। और अब हम आप पहुंचे हैं लखनऊ के गोमती नगर इलाके में, उस अस्पताल में जहां पर उन्हीं जानवरों की जो आवारा होते हैं या चोटिल होते हैं उनकी देखभाल होती है और इलाज की शुरुआत होती है। ऐसा ही एक जानवर मंगल, एक छोटा सा बंदर जिसको करंट लगा, उसके बाद वो यहाँ आया और उसका इलाज हुआ। आइए मंगल से मिलते हैं और आप देखेंगे यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है, छोटा सा है और आप देखेंगे कि इसका इलाज हुआ है, पट्टी बंधी हुई है, करंट लगा था, आप समझ सकते हैं करंट लगा था और इसका इस तरह से इलाज किया गया। और मैं जानूंगा इनसे किस तरह से आखिर इलाज हुआ है। अरुण जी बताइए कैसे ट्रीटमेंट कराया, इसको क्या हुआ था? असल में इनको करंट लगा था, तो हमारे पास सूचना आई तो इनको लेकर आए हैं। इनका देखिए एक हाथ जो है हमें काटना पड़ा क्योंकि वो पूरी तरह डैमेज है, ये हाथ इनका काटना पड़ा। और बाकी जो है इनके जो नीचे दोनों पैर हैं वो देखिए नीचे वो पूरे डैमेज है, नीचे वाले पैर भी, तो उसमें भी सर्जरी की है। अभी तो खा पी रहे हैं, थोड़ा सा इंटेक भी ले रहे हैं, तो अभी मुझे लग रहा है कि ये ठीक होंगे। बाकी तो ऊपर वाला देखें, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चोट है इनको। जी करंट लगा था। यहाँ पे मंगल को करंट लगा था और ऐसा एक मंगल नहीं है, तमाम जानवर हैं जो यहाँ पर आते हैं। आइए फिर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर्स भी बने हैं जहाँ पर इन जानवरों का इलाज होता है। ये कुछ रास्ता है, हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे। कैमरामैन संदीप मेरे साथ साथ आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे अगर तो यहाँ भी आपको कुछ जानवर नजर आएंगे। या आप इस कुत्ते को देखेंगे तो ये कौन सा कुत्ता है? ये ग्रेट डेन है। ग्रेट डेन है और आप देख सकते हैं ग्रेट डेन जो कि प्रजाति जल्दी पाई नहीं जाती है, वो आपको नजर आएगी। और अब ग्रेट डेन के बाद हम एक बार दिखाएंगे आपको, यहाँ पर ये है ऑपरेशन थिएटर जिसमें होता है उन कुत्तों का इलाज। पहले एक तरफ इधर आते हैं और आपको दिखाते हैं और भी अलग अलग ब्रीड्स के कुत्ते जो आवारा हैं। ये देखिए यहाँ पर तमाम कुत्ते यहाँ पर नजर आएंगे। ये देखिए आप यहाँ पर तमाम कुत्ते आपको नजर आएंगे, अलग अलग ब्रीड्स के कुत्ते हैं। और ये है ऑपरेशन थिएटर। अब आपको हम दिखाएंगे ऑपरेशन थिएटर। इन कुत्तों को देखिए, अलग अलग ब्रीड्स के हैं, आवारा हैं, पालतू नहीं है। और ये वो ऑपरेशन थिएटर है जो कैमरामैन संदीप आपको दिखाएंगे। यहाँ पर उन कुत्तों का इलाज होता है या उन जानवरों का इलाज होता है। और यहीं पर मंगल का भी इलाज हुआ है जिसकी पट्टी आपने देखी थी। जैसे बंदर है वो हम लोगों के साथ एक समय तक ही रह सकता है, जब वो पूरी तरह ठीक हो जाता है और वो इस स्थिति में होता है कि उसको हम फॉरेस्ट में छोड़ सकते हैं तो हम उसको फॉरेस्ट में छोड़ देते हैं। बाकी जैसे डॉग्स वगैरह हैं, इनको हम एडॉप्शन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, जिसमें हम सोशल मीडिया पे भी रिक्वेस्ट डालते हैं अपनी, हमारे प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पे हैं। तो एडॉप्शन के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, जिसको जो एनिमल लवर हैं उनको हम एडॉप्शन के लिए कहते हैं, तो एडॉप्शन भी हो सकता है। एडॉप्शन दोनों तरीके से है, फिजिकली वो लेके जा सकते हैं हमारे यहाँ से, लेकिन हमारे यहाँ एक कंडीशन है कि हम लोग जब कोई अडॉप्ट करता है तो पहले हम उसके घर पे जाके देखते हैं एक बार कि क्या वाकई में जेन्यून अडॉप्ट करने वाला जेन्यून पर्सन है और उसके पास ऐसी फैसिलिटीज़ हैं कि वो उसको अच्छे तरह से रख सकता है, तब हम उसको अडॉप्ट करने के लिए अलाउ करते हैं। या फिर वर्चुअली आप अडॉप्ट कर सकते हैं। आप हमारे यहाँ जितने एनिमल हैं किसी को भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं, आपके नाम से वो अडॉप्ट हो जाएगा और आप उसको खाने पीने का आपको बियर करना होगा। मैथमेटिक्स यानी गणित से ज्यादातर लोग दूर भागते हैं। आमतौर पर इस सब्जेक्ट को लेकर बच्चों में एक डर देखा जाता है, लेकिन एक नाम है जिसने गणित के डर को भगाने के लिए बड़ा काम किया है। इस नामी गिरामी शख्स की बेहद सरल अंदाज में लिखी गणित की किताबें करोड़ों लोगों ने पढ़ी हैं और आज भी पढ़ रहे हैं। ये नाम है आर डी शर्मा का। ये नाम आपने भी सुना होगा।
लेकिन आज मैं आपको आर.डी. शर्मा सर से ही मिलवाने जा रही हूं। उनकी जुबानी ही जानते हैं कि आखिर कैसे उन्होंने गणित को बच्चों के लिए आसान और इंटरेस्टिंग बनाया। नमस्कार, मेरा नाम आर.डी. शर्मा है। मैं दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने गणित में 28 किताबें लिखी हैं, जो कि क्लास 6 से 12 तक CBSE, ICSE, ISC बोर्ड, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, IIT JEE एग्जामिनेशन के लिए बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, जो कि दिल्ली से लगभग 120 किलोमीटर दूर है। और मेरे पिताजी खेती करते थे और परिवार में हम 3 भाई और 3 बहनें हैं। तो पिताजी ने मेरे को छोटी क्लास से मैथमेटिक्स में मेरा इंटरेस्ट डेवलप किया और मेरे को मल्टीपल्स, सब मल्टीपल्स, इवन जो मैं दूसरी कक्षा में था उस समय मेरे को उन्होंने 40 तक के मल्टीपल्स लर्न करवा दिए थे। पहली बुक मैंने जैसे बताया लीनियर अलजेब्रा की बुक थी और वो टीचर्स और स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छी लगी। तो उसके बाद मैं वनस्थली विद्यापीठ में उस टाइम में सर्विस करता था, तो वहाँ से छोड़ के मैं UPSC के थ्रू टेक्निकल एजुकेशन ज्वाइन कर लिया। और टेक्निकल एजुकेशन ज्वाइन करने के बाद चूँकि मेरा लिखने में इंटरेस्ट हमेशा होता था, तो फिर मैंने दूसरी पुस्तक लिखी, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। वो उस बुक का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा और वो आज भी बहुत पॉपुलर बुक है, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स के नाम से। और उसके बाद जर्नी चलती रही। 12th क्लास की बुक लिखी, फिर 11th की, उसके बाद 10th, 9th, 8th, 7th एंड 6th। और फिर बाकी ISC और ICSE बोर्ड्स की किताबें लिखी। फिर IIT JEE मेंस के लिए और एडवांस के लिए, दोनों के लिए बुक्स लिखी। अभी रिसेंटली मैंने BSc ऑनर्स और BSc स्टूडेंट्स के लिए 4 किताबें रिलीज हुई है मेरी। एक डिफरेंशियल कैलकुलस है, एक इंटीग्रल कैलकुलस है, एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स एंड लीनियर अलजेब्रा है, और एक डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स। ऑल ओवर इंडिया मेरी बुक्स काफ़ी पॉपुलर हैं। जहाँ जहाँ CBSE बोर्ड है, चाहे वो मिडल ईस्ट है, CBSE बोर्ड में भी काफ़ी पॉपुलर है। इवन US में भी स्टूडेंट्स मेरी बुक्स को यूज़ करते हैं। तो ऑल ओवर वर्ल्ड जहाँ भी इंडियंस हैं वो मेरे नाम को वहाँ तक पहुँचाते हैं। अच्छा रहा, मैं सपोर्टिव रहा, मेरी फैमिली ने मेरे को सपोर्ट किया, बच्चों से काफ़ी मेरे को सपोर्ट मिला। मेरी डॉटर मैं जब 12th क्लास में 11th-12th क्लास में थी, वो शी वॉज वेरी सपोर्टिव। थी, यहाँ पे जॉब करती थी, तो जॉब करते टाइम पे भी अगर किसी को भी पता चलता था कि मतलब पापा के बारे में, तो सभी ने बुक्स पढ़ी हुई हैं पापा की, तो पापा के बारे में पता चलती, अच्छा वो है, वो जो बुक लिखते हैं वो वाले, तो ये होता था मतलब हमेशा रिएक्शन। और फिर हम लोग अभी बीच में जॉब के वजह से कुछ टाइम के लिए मुंबई में थे, तो वहां पर भी जैसे सबको किसी को भी पता चलता था,
तो हर कोई मतलब मिलना चाहता था पापा से। तो हम लोग जैसे कभी कभी स्पोर्ट्स क्लब जाते थे तो वहां पे बहुत सारे लोग ना स्पेशली पापा से मिलने के लिए आते थे, फिर आके पैर छूते थे और मतलब बहुत खुश हो जाते थे सारे मिलके हमेशा। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स हूँ, आई नो ईच एंड एवरीथिंग, बट आई कैन गारंटी दैट व्हाट आई नो आई कैन कम्युनिकेट इट वेरी वेल। तो प्रॉब्लम तो कभी भी आ जाती हैं, पर मेरी लाइफ में जब भी कोई मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम ऐसी आई जो नहीं सॉल्व हुई हो, तो ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कि मैंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठा और मेरे को वो प्रॉब्लम उस टाइम भी सॉल्व नहीं हुई। तो कोई प्रॉब्लम अगर एक दिन सॉल्व नहीं हुई तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो प्रॉब्लम डेफिनेटली मैं सॉल्व कर लेता। मेरे साथ जिस स्टैंडर्ड की बुक लिखता हूँ तो उस स्टैंडर्ड का स्टूडेंट मेरे सामने होता है कि वो जब मैं लिखूंगा तो उसको क्या क्या डाउट्स आएंगे, क्या क्या कन्फ्यूजन्स होंगे, उसको वो टॉपिक समझने में कहाँ डिफ़िकल्टी आएगी, तो वो सभी के जवाब मैं उसमें इनकॉर्पोरेट कर लेता हूँ। सीबीएसई ने अप्लाइड मैथमेटिक्स का एक पेपर इंट्रोड्यूस किया है स्टूडेंट्स के लिए। तो वो 11th क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स है और 12th क्लास में। तो 12th क्लास में वो लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल है। उस इनपुट आउटपुट मॉडल को लिखने में मुझे मेहनत बहुत इसलिए करनी पड़ी कि नॉर्मली इस रीडर को वो समझ नहीं आता कि वो क्या है। तो उसको ये समझाने के लिए कि even a layman can understand it, I had to work very hard to write that, and now it is so well written that even a beginner can understand it. थॉमस कुक की ट्रिप पर था तो वहाँ पर एक फैमिली मेरे को यूएई से मिली। तो कुछ दिन हम साथ साथ घूमते रहे। एक दिन वो कहते हैं, सर आप क्या वही आर.डी. शर्मा हो जो मैथमेटिक्स की बुक्स वाले? उनको पता नहीं था। हाँ, तो हाँ, तब उनसे मेरा परिचय हुआ और वो लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि सर आपकी बुक्स तो हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर हैं। एक लड़की मिली थी नीचे जो, और वो मुझसे बात कर रही थी और मुझे कह रही थी कि आपको पता है आर.डी. शर्मा हमारी बिल्डिंग में रहते हैं। और मैंने उनको बताया कि हाँ मुझे पता है, वो मेरे दादू हैं। तो वो बिल्कुल एक्साइटेड हो गई और बोलती है ओ माय गॉड, वो बिल्कुल एक सेलिब्रिटी की तरह है। और मतलब उसको बहुत मन हो रहा था कि मैं उनसे मिलूं, पर उसको खुद को डर भी लग रहा था काफी। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैथमेटिक्स को भी इतना सिंपल लैंग्वेज में, इतनी साधारण भाषा में, जैसे कि आमिर खान ने 3 इडियट्स में मशीन को समझाने के लिए साधारण भाषा का इस्तेमाल पर जोर दिया था। तो मेरा एम्फेसिस भी यही होता है कि मैं भी मैथमेटिक्स को जितना सिंपल भाषा में बना सकूं उतना कोशिश करता हूं मैं। एक वक्त था जब भारत में मैथ लोगों को बहुत कठिन लगती थी, किसी हौवे से कम नहीं लगती थी। कई लोगों को लगता था कि वो मैथ कभी सीख ही नहीं पाएंगे या फिर बिना ट्यूशन वो पास ही नहीं हो सकते। लेकिन जब आर.डी. शर्मा सर ने किताब लिखनी शुरू की तो उनका पहला मकसद यही था कि किताब की भाषा और शैली इस तरह की हो कि वो किसी भी तबके के इंसान को समझ में आए। ये उनकी किताबों का ही असर है कि आज भारत में मैथ से किसी को डर नहीं लगता, बल्कि नई पीढ़ी इसी मैथ के जरिए अपने और अपने देश का भविष्य संवारने में लगी हुई है।
इंसान अगर फिट रहे तो बढ़ती उम्र उसके लिए सिर्फ एक नंबर नजर आती है। मुंबई में रहने वाली 66 साल की पुष्पा भट्ट के लिए भी उम्र कोई मायने नहीं रखती। वो इस उम्र में भी मैराथन दौड़ती है। कई मैराथन प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुकी पुष्पा का अगला टारगेट जैसलमेर में होने वाली बॉर्डर 100 किलोमीटर मैराथन में हिस्सा लेना है, जिसकी तैयारी वो जोर शोर से कर रहे हैं। इवन मेरे ग्रुप में कोई नहीं था मेरी उम्र का जो 58 था और जिसने सोचा कि मैं 42 करूं। और सबका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है कि नी पे प्रॉब्लम हो जाएगी, एंकल पे प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन सोचते नहीं है लोग कि आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी आपके नीज और एंकल पे प्रॉब्लम होने वाली है। इनफैक्ट नीज और एंकल स्ट्रांग होते हैं रनिंग, रनिंग अगर आप सही तरीके से करो, आप सही मसल स्ट्रेंथनिंग करके आप सही तरीके से उसके बाद में रनिंग करें तो आपके नीज और एंकल को बिल्कुल हार्म कुछ नहीं आती है। जो रनिंग करने के बाद जो खुशी मिलती है, जो डोपामाइन या ऑक्सीटोसिन जो अपने बॉडी में रिलीज करते हैं, उसे एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आती है। क्योंकि रनिंग इज नॉट इजी, रनिंग इज वेरी चैलेंजिंग, तो दूसरों को हम लोग देखते हैं रन करते समय एंड देन यू आर लाइक टेकन बैक, दैट पर्सन इज रनिंग, आई एम नॉट रनिंग, एंड देन समवेयर व्हेन यू योरसेल्फ स्टार्ट यू गो टू दैट लेवल, देन यू फील बड़ा अच्छा लगता है, you feel very nice, it makes you feel so good, and I think that somehow keeps you going, that वो जो अच्छा feel होता है that makes you go back to it next day, or that makes you get up the next day, and then वो फिर वो क्या कहते हैं ना, एक थोड़ा सा जुनून भी आ जाता है। मेरी 20 साल की जर्नी है, 2003 से शुरू हुई और 7 किलोमीटर के ड्रीम रन से शुरुआत हुई थी इसकी। फिर 2004 में फर्स्ट हाफ मैराथन की, 2014 तक काफ़ी सारे हाफ मैराथन किए। उसके पहले 2002 में जिम चालू किया था, क्योंकि इवन आई वॉज अ कॉर्पोरेट पर्सन व्हेन आई वॉज 46, आई हैड थायराइड, आई हैड L1S1 issue and I had a left arthritic knee। तो मैंने खुद का ध्यान रखना चाहिए, अपने हेल्थ को प्रायोरिटी बनानी चाहिए, इस वजह से मैंने जिम चालू की। फिर रनिंग हो गया 2003 में। फिर जब तक काम करती थी इतना टाइम नहीं दे पाती थी, जब भी सैटरडे संडे जल्दी उठ पाती थी, आई यूज्ड टू गो फॉर अ रन, आई यूज्ड टू फील गुड, लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर नहीं था। जब भी मैराथन का कोई इवेंट है उसके पहले 2-4 महीने प्रैक्टिस कर दी वही, लेकिन जिम वॉज क्वाइट रेगुलर। फिर 2006 में जॉब छोड़ दी और मेरा खुद का एंटरप्राइज बिजनेस शुरू किया। उसके बाद में थोड़ा टाइम ज़्यादा दे पाई अपने खुद के हेल्थ को। फिर 2014 से फुल मैराथन करना शुरू की। सो 2014 से फुल मैराथन करना शुरू की। 2014 में फर्स्ट हाफ आउट स्टेशन मैराथन भी की सातारा, एंड देन आई जॉइन द ग्रुप कॉल्ड स्ट्राइडर्स इन 2013। तो उससे मेरे रनिंग के स्केड्यूल में और रनिंग के क्या कहते हैं, रनिंग में मेरे डिसिप्लिन आ गया। पहले डिसिप्लिन नहीं था, लेकिन अभी हम लोग वीक में 3 बार मिलते थे। संडे लॉन्ग रन होती थी,
देन काफ़ी सारे लोगों के साथ पहचान हो गई, उसमें से थोड़े फ्रेंड हो गए, सो मोटिवेशन बढ़ने लगा। क्योंकि अगर इवन नॉट फॉर रनिंग आई टू गो बिकॉज आई न्यू माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी, कि हमारी कुछ बातें अधूरी रह गई है, प्रीवियस कॉन्वर्सेशन विच वी वॉन्टेड टू कंप्लीट व्हेन वी मेट the next time. So we wanted to complete these conversations during the run next morning whenever we met. So you know, एक क्या होता है ना, इससे हैबिट्स बन रही थी, मेरी अच्छी हैबिट्स बन रही थी, क्योंकि हम लोग वीक में 4 बार रिपीट कर रहे थे, यू नो। तो साल में 4 into 52 200 के ऊपर सेशंस हो गए। तो उसमें से इवन इफ आई हैव गॉन देयर फॉर 180 टाइम्स, यू नो, इट बिकम्स अ बिहेवियरल पैटर्न, और फिर वो सस्टेनेबल हो जाती है। I get up at 5, I go out, I have a glass of water, I get ready, I do my warm-ups, then I run, sometimes 60 minutes, sometimes 75 minutes, sometimes 90 minutes. तो ये मैं 4 टाइम करती हूँ वीक में, और संडे लॉन्ग रन होती है। रन करके जैसे मैं आ जाती हूँ, मेरा 7:45 से 8:45 मेरा योगा सेशन होता है, फिर 9 o'clock ब्रेकफास्ट होती है, उसके बाद में थोड़ा सा लिखते हैं, घर का खाना वगैरह करके आई गो टू स्टोर। कहते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, ऐसे नहीं कि कार्ब्स नहीं खाती हूँ, लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, शुगर कम, ज़्यादा सब्जियाँ, प्रोटीन और फाइबर, व्हाट टू से, उसके ऊपर ज़्यादा एम्फोसिस मेरी डाइट में। नट सीड्स, काफ़ी सारी, क्या कहते हैं, घर का ही खाना, बाहर का खाना बहुत परहेज रखती हूँ बाहर के खाने में। सात किलोमीटर तो से शुरुआत हुई, 21 तक तो मैं लेके आई, जिम भी मैं कर ही रही थी। सो 21 आप कर लो, एक 7, 8, 10 बार करो तो फिर इतना डिफिकल्ट नहीं लगता है। फिर बाद में फुल मैराथन की, तो 25 किलोमीटर वॉज अ बिग माइंड ब्लॉक, यू नो, कि कैसे करे 25 किलोमीटर कैसे करे। फिर जैसे आप आगे आगे जाते हो, हर एक आपके जो माइंड ब्लॉक्स होते हैं ना, कि 5 करे तो ऐसे 10 क्या कहते हैं इंटिमिडेटिंग लगता है, या 10 आता है तो 21 करने में डर लगता है। सो ये आपके जो माइंड ब्लॉक्स है धीरे धीरे निकल जाते हैं, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड दैट माइंड ब्लॉक एंड यू आर फीलिंग गुड अबाउट योर अकम्प्लिशमेंट। एंड आई टुडे फ्रॉम 2014 से 2018 आई वॉज विथ अ ग्रुप कॉल्ड स्ट्राइडर्स। 2014 नहीं, 2013 टू 2020 तक मैं उनके साथ थी, और 2018 से मैंने क्या कहते हैं कस्टमाइज प्लान लिया। डैनियल वास्कर के एक बड़े कोच है मुंबई के, एंड उनका कोचिंग लिया मैंने ऑनलाइन। सो ही इज टू कस्टमाइज माय रनिंग प्लान्स। तो उससे मुझे बहुत मदद मिली, क्योंकि ही न्यू एग्जैक्टली कि मेरा क्या स्पीड है, मेरी स्पीड से मेरा स्पीड इंटरवल कितना होना चाहिए, मेरी लॉन्ग रन कितने स्पीड पे होनी चाहिए, मेरा हार्ट रेट कितने पे मैंने मेंटेन करना है। सो दैट हेल्प मी गो अहेड इन माय रनिंग। वो दोपहर को 12 बजे शुरू होती है, उसका टाइम लिमिट जो है कट ऑफ है वो 16 आवर्स है। सो जब अभी 12 बजे आप शुरू करोगे तभी इट विल बी, क्या कहते हैं, दोपहर के 12 बजे तो धूप निकली होगी, आपके कपड़े अलग होंगे, और जैसे सूरज ढल जाएगा 6 बजे तो यू हैव टू वेयर डिफरेंट क्लोथ्स, यू नो, एंड देन यू हैव टू ऑल्सो ईट योर फूड एट 60 किलोमीटर्स मार्क, यू हैव टू हैव योर डिनर, एंड देन यू हैव टू अगेन स्टार्ट रनिंग, एंड ऑल्सो उसमें एवरी 10 किलोमीटर सपोर्ट है। सो जो हाइड्रेशन सपोर्ट है, यू कैन नॉट टेक एनी सपोर्ट, यू कैन नॉट बाई फ्रॉम एनी शॉप। ऐसे नहीं कि वो ट्रैक के ऊपर शॉप्स वगैरह है, लेकिन यू कैन नॉट टेक हेल्प फ्रॉम एनी आउटसाइड सोर्स। एवरी 10 किलोमीटर्स यू गेट वाटर, एंड जो भी आपको खाना पीना जो भी चाहिए वहाँ मिलता है। लंच डिनर 60 किलोमीटर मार्क के ऊपर है, और रात को
4 बजे के पहले आपको पूरी करनी है, मतलब रात को या सुबह 4 बजे आपको पूरी करनी है। और पूरी मूनलाइट होती है क्योंकि वो फुल मून नाइट पे ही होती है रन। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और कहते हैं कि बहुत सुंदर है जगह, बहुत सुंदर है, जैसलमेर है। और हाईवे पे ही हम लोग रन करते हैं, लेकिन हार्डली एनी व्हीकल्स पास। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। यहाँ अच्छी खबरों का सिलसिला कभी थमता नहीं।